बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और आज गौरी आपको कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हैं जो आपके काम की बेहद होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि क्यों अगले आधे घंटे तक इस शो को देखना आपके लिए है बेहद जरूरी, क्योंकि टैक्स गुरु में आज हम आपको बताएंगे अगर आपने सोना खरीदने पर चुकाया है जीएसटी तो वापस बेचने पर जीएसटी भी मिल सकता है वापस। कईयों को मिल रहा है फर्जी फॉर्म 16, हम बताएंगे कैसे करें असली और नकली फॉर्म 16 की पहचान। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बदल गए हैं नियम, जाने कारोबारियों को आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए किन किन बातों का रखना होगा ख्याल। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात वो है फॉर्म 16 को लेकर के। हर कोई इंतजार करता है कि फॉर्म 16 आए, लोगों के पास फॉर्म 16 आ भी रहे हैं, लेकिन एक जो दिक्कत आ रही है इन दिनों वो ये है कि फॉर्म 16 भी फर्जी आ रहा है। पता नहीं लोग फर्जी फॉर्म 16 क्यों भेज रहे हैं। गौरी, ये कितनी बड़ी समस्या है और कैसे इससे निपटा जाए? बिल्कुल लक्ष्मण, कई कंपनीज में देखा गया है कि वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से फॉर्म 16 को डाउनलोड कर देते हैं और एम्प्लॉयज को क्योंकि ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है तो वो उसको वेरीफाई भी नहीं करते। उनको लगता है जो उनके एम्प्लॉयर ने दे दिया वो ही ठीक है और उसी को वो असली फॉर्म 16 मान लेते हैं। ये भी होता है, अगर आप कंसल्टेंट या हैं या आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या कुछ है तो उसमें फॉर्म 16A आपको मिलेगा। और जो फॉर्म 16 होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों ही पार्ट्स होने जरूरी हैं। तो सबसे पहले तो आप देखें कि आपको एम्प्लॉयर ने दोनों पार्ट दिए हैं या नहीं दिए हैं। दूसरी चीज आपको चेक करनी है कि ऊपर ट्रेसेस का लोगो है कि नहीं और वो लोगो जेन्युइन है कि नहीं। कई लोग वैसे ही कई सॉफ्टवेयर से वो लोगो भी निकल के आ जाता है, तो वो लोगो जेन्युइन है कि नहीं। साथ ही में देखना है कि जो फॉर्म 16 है वो साइंड है, स्टैम्प्ड है या डिजिटली साइंड है कि नहीं। ये चीजें बिल्कुल जरूरी हैं। आप जब इन सबको चेक कर लेंगे और आपको कोई डाउट अराइज होता है कि ये फॉर्म 16 जेन्युइन नहीं लग रहा, तो आप ट्रेसेस की वेबसाइट पे जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जिस तरह से आप अपना 26A डाउनलोड करते हैं वही प्रोसीजर है, आपने वहीं तक जाना है। उससे एक लेवल पहले आप फॉर्म अपना टीडीएस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पे जाइए। आपको वहां पे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे टीडीएस सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, टैन ऑफ द एम्प्लॉयर मांगा जाएगा, अमाउंट मांगा जाएगा या आपसे फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर मांगा जाएगा। ऐसी कुछ जानकारी आपसे मांगी जाएगी जो आप वहां पे भर के चेक कर सकते हैं कि आपको जो फॉर्म 16 मिला है या 16A मिला है या कोई और फॉर्म है वो जेन्युइन है कि नहीं। अगर वो जेन्युइन नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर को कन्फ्रंट कर सकते हैं कि आपने जो हमें फॉर्म 16 दिए हैं ये बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, आप इसको ट्रेसेस की वेबसाइट से ही डाउनलोड करके हमें दीजिए। मुझे लगता है कि इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो जो एम्प्लॉयर हमें भेज रहे हैं, एम्प्लॉयर की तरफ से जो आधिकारिक ऑफिशियल ईमेल आईडी है उससे आ रहा है या फिर कहीं और से आ रहा है, इसका भी ध्यान रख सकते हैं हम लोग। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आप लोगों को देख सकते हैं, लोगो उस पर जो लगा हुआ वो असली है कि नहीं है, सिग्नेचर असली है कि नहीं है, आप जिस फॉर्म 16 के हकदार हैं वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन सब के बावजूद अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर कोई दुविधा है तो आप ट्रेसेस की वेबसाइट पर जाकर के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत ही काम की बात है, क्योंकि फॉर्म 16 हर किसी को जरूरत पड़ती है, हमें भी जरूरत पड़ती है, आपको भी जरूरत पड़ती है। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे डॉक्टर एसएम सरीन साहब। डॉक्टर साहब, आप लगता है पीएचडी हैं, किस सब्जेक्ट पे पीएचडी हैं आप? मैं तो रोड सेफ्टी में पीएचडी। रोड सेफ्टी में पीएचडी हैं? अरे वाह, तब तो लोगों को बताते हैं कि नहीं सड़क सुरक्षा कैसे रखना चाहिए? बताते हैं, जरूर बताते हैं। लोग मानते नहीं है पर बताते जरूर है। नहीं, आप अपनी कोशिश जारी रखिए। और शायद आप जैसे लोगों की वैसे ही मुझे ऐसा सुनने में आया था कि सड़क दुर्घटना में लोगों की जो मौत होती है वो काफी हद तक कम होती जा रही है धीरे धीरे, अलग अलग रोड सेफ्टी के कदम उठाने से। बिल्कुल, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, मेरा प्रश्न बेसिकली, मैं पहले तो आपको लक्ष्मण जी और गौरी जी को नमस्कार। जी नमस्कार। और मैं आपका इस प्रोग्राम का बड़े सालों से लाभ ले रहा हूँ। और ये मेरा प्रश्न बेसिकली ये है कि इस साल का जो 26AS है उसके सेक्शन पार्ट ई में एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो SFT 005 उसमें कुछ अमाउंट मेंशन की गई है। तो उसका क्या करना है, क्योंकि ITR में उसका कोई उसको मेंशन करने का कोई प्रावधान नहीं है, तो उसको क्या सिर्फ नोट ही करना है या उसका कुछ फर्दर हमारे पास क्या उसका बढ़ता है, हम क्या करें उसका? तो क्योंकि सम काफी ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा। वो शायद इसलिए हुआ है कि जो हम FD मैच्योर होती है उसमें थोड़ा कम बढ़ती करके फिर
कर देते हैं। पर अगर मैं एफडी को वैसे ही रिन्यू कराऊं तो वो काउंट नहीं होता उसमें। तो आपकी क्या एडवाइस है कि हम क्या करें? क्योंकि उसमें वैसे पूरे डिटेल तो दिए नहीं, टोटल सम दिया, ये नहीं इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का कोई उसमें मेंशन नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इसको जस्ट बस नोट कर लें या वैसे? ठीक है, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, जो एफडी की आपने बात करी, एफडी अगर आप रिन्यू कराते हैं तो वो रिपोर्ट नहीं होती है। आपके केस में एफडी मैच्योर हो गई होगी और उसके बाद आपने एफडी कराई होगी, इसीलिए वो आपकी रिपोर्टिंग हो गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्टिंग हो गई है तो क्या करना है, जो आपका मेन कंसर्न है। तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको आईटीआर में कहीं नहीं दिखाना है। वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है कि आपने ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करी है, आपको पता होना चाहिए। अब आपके लिए जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे तो अपनी जितनी इनकम, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, जो भी कुछ आप शो कर रहे हैं रिटर्न में, वो बिल्कुल जेन्युइन हो, ताकि अगर नोटिस आता है, पहले तो जरूरी नहीं है कि आपको नोटिस आएगा, लेकिन अगर बाय चांस नोटिस आता है और आपसे इसके लिए मांगी जाती है कुछ क्लैरिफिकेशन की, या अमाउंट आपके पास कहां से आया, वो आप जस्टिफाई करने लायक हो। जैसे आपने 10 लाख की ट्रांजैक्शन करी है, 10 लाख की एफडी कराई है और आप इनकम दिखा रहे हैं 2 लाख, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपके पे है, पेंशन आती है, या जो कुछ भी है आप अपनी रिटर्न में उसको बकायदा दिखाते आते हैं, तो उसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर नोटिस आता है इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसको रिटर्न में कहीं भी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखा जाए तो कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप आराम से बैठिए और अपना रिटर्न को सही से भरिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गौरी, इसमें एक सवाल मेरा ये है कि आमतौर पर ऐसे सवाल अब काफी आ रहे हैं, क्योंकि फॉर्म 26AS का दायरा सरकार धीरे धीरे बढ़ा रही है, कई सारी रिपोर्टिंग उसमें हो रही है। तो फॉर्म 26AS में जो बातें हैं उसका आईटीआर से तालमेल हो, ये कितना जरूरी है और किस हद तक तालमेल रखना चाहिए? बिल्कुल लक्ष्मण, ये बहुत जरूरी है कि आपका जो 26AS में जो ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, ट्रांजैक्शंस यानी कि टीडीएस, जो टीडीएस कट के आ रहा है उसकी इनकम कॉरेस्पॉन्डिंगली आप अपनी रिटर्न में दिखा रहे हैं। अगर आप उसको रिटर्न में नहीं कॉरेस्पॉन्डिंगली दिखाते तो डेफिनेटली नोटिस आता है, 110% नोटिस आता है, क्योंकि ये कंप्यूटर इसको स्क्रूटनाइज करता है। यानी कि जैसे ही वो हल्का सा भी मिसमैच होगा आपकी 26AS और आपकी इनकम में, आपको उसी वक्त नोटिस आ जाएगा। तो 26AS तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको तो देखना ही देखना है। लेकिन इन्होंने जो बात करी वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की करी, वो सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आपके 26AS में अब आ रही है। पहले भी आती थी कुछ, अब कुछ और भी आने लगी है। तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स रिटर्न में कहीं नहीं होने वाली है। बिल्कुल। तो मतलब 26AS फॉर्म में जो भी रिपोर्टिंग है, जो भी जानकारी आ रही है, आप ये जरूर देखें कि आपके आईटीआर से वो तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर बहुत ज्यादा मिसमैच है तो बिल्कुल इसको ठीक करिए, वरना फिर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आएगा तो कई सारी की समस्याएं हो सकती हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं गुजरात के जामनगर से उदय सिंह साहब। उदय सिंह साहब नमस्कार, क्या हाल है आपके? नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि मैंने एक प्राइवेट बैंक से 3 साल का एफडी लिया है, जो हमने क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट का ऑप्शन चूज किया था। मतलब 3 साल बाद ही हमको रियलाइज्ड अमाउंट मिलेगा, लेकिन फॉर्म 26AS में हमको एनुअल इंटरेस्ट उसमें पेड करके दिखा रहा है। तो वो पेड अमाउंट मुझे आईटीआर में इंक्लूड करके, इनकम में इंक्लूड करके टैक्स भरना है क्या? और दूसरा, अगर टैक्स नहीं भरना है तो उस केस में हमको इस अमाउंट को कैसे मैनेज करना है, कैसे दिखाना है? और 3 साल बाद मुझे जो रियलाइज्ड अमाउंट मिलेगा, 3 साल का क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, तो अगर अभी हम टैक्स भरते हैं तो उस टाइम में डबल टैक्स नहीं हो जाएगा? तो ये थोड़ी हमारी कुछ क्वेरी है, नहीं पता चल रहा है क्या करना है। देखिए लक्ष्मण, 2 तरीके होते हैं, एक तो कैश बेसिस पे कर सकते हैं, एक अक्रूवल बेसिस पे कर सकते हैं। जो भी आप चूज करते हैं आपको उसको रेगुलरली फॉलो करना है। लेकिन देखिए, अगर आप कैश बेसिस पे करते हैं, 3 साल के बाद आपको जो टैक्स देना होगा वो एक साथ उस टैक्स की देनदारी थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर उसी को आप 3 साल में डिवाइड करके देंगे तो थोड़ा सा आपके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है कि आपने इसको 3 साल की एफडी कराई थी, तो यानी कि आपकी वो रिन्यूअल पे जा रही थी, आपका जो री इन्वेस्ट हो रहा था इंटरेस्ट, तो उस पर टीडीएस वैसे कटना नहीं चाहिए था, बैंक ने पता नहीं कैसे काट दिया है। बट अब क्योंकि बैंक ने काट दिया है और वो 26AS में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि आप उसको एनुअली अपनी रिटर्न में दिखा के उस पर टैक्स देते रहें। वैसे टीडीएस क्लेम करने का एक कॉलम होता है इनकम टैक्स रिटर्न में, उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी जा सकती है, लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड आप इसको
एनुअली दिखाइए अपने 26A से मैच करके, तो आपको बिल्कुल ही कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, नोटिस आने का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। बिल्कुल। चलिए, मुझे लगता है कि इनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ हैं लखनऊ से आशु बोध कुमार जी। आशु जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी, सुप्रभात। सुप्रभात। मैं दो जिज्ञासाएं मेरी हैं। एक तो ये है कि जैसे आप लोगों ने बताया है कि अगर कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग में लाभ हो तो फॉर्म ITR 3 भरा जाता है। मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरी वेतन से पेंशन से आय है, प्लस मैंने 3-4 महीने रिटायर होने के बाद कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग की जिसमें घाटा लगा, तो क्या मैं ITR 1 भर सकता हूँ? देखिए, ऐसा होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारी और सही जानकारी देना बिल्कुल जरूरी है। हालांकि कुछ आपको लोग मिलेंगे ऐसे जो कह देंगे कि चलिए छोड़िए, आप ITR 1 भर दीजिए, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आपका लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ITR 3 भरिए। पहले तो इसमें आप ही का फायदा है, क्योंकि आप ये जो लॉसेस हैं इनको कैरी फॉरवर्ड करके अगले सालों में जो प्रॉफिट होगा उससे एडजस्ट कर पाएंगे। दूसरा फायदा ये है कि आप जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं और सारी जानकारी दे रहे हैं, तो अगर कल को कोई नोटिस आता है, क्वेरी आती है, क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है, तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी है। यही, और बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग होने लगी है बैंक से, ब्रोकर से, सेबी से, तो जो रिपोर्टिंग होती है, अब आपकी रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शन अगर वहां पहुंच गई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में, तो आपको जरूर आएगा कि आपने ये ट्रांजैक्शन करी और आपने इसको रिपोर्ट नहीं करा। तो ITR 1 भरने की गलती मेरे हिसाब से आप ना करें, ITR 3 भरिए। थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ये परेशानी ले लीजिए। आशु बोध जी का एक और सवाल है, मुझे प्रोड्यूसर ने बताया है, कुछ और पूछना चाहते हैं आशु बोध जी? दूसरा ये है कि जैसे हमने कॉल इंट्राडे ट्रेडिंग की, कॉल खरीदा, कॉल बेचा, पुट खरीदा, पुट बेचा, तो जैसे 1000 रुपए का खरीदा 1100 में बेच दिया, 1000 का खरीदा 800 में बेच दिया, तो जो टर्नओवर होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा, 1000 और 800 का 200 की टोटल होगा, 1000 और 800 का 1800। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जब हम, या इंट्राडे में जब हम टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं, तो हम टर्नओवर ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हम अपना प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं, यानी कि फेवरेबल और अनफेवरेबल, और हम उन सबके साइन हटा देते हैं, यानी प्लस माइनस। सपोज करिए आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए का लॉस हो रहा है, तो प्लस और माइनस हटा दिया, टोटल हो गया 300 रुपए। ये 300 रुपए आपका टर्नओवर होगा, तो आपको साइन हटा देने हैं प्लस माइनस के, सारा प्रॉफिट लॉस को टोटल कर लेना है, वो ही आपका टर्नओवर माना जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आशु बोध जी के सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आपने ऑफिस से इस्तेमाल के लिए कार खरीदा है और उस पर चुकाया है GST, तो आप उसे वापस कर सकते हैं क्लेम। बैठ लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड के बोकारो से सुदेश वर्मा जी। सुदेश जी, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मुझे ये जानना है, मेरा एक बेटा है वो अमेरिका में MS कर रहा है, जहाँ उसे स्टाइपेंड मिल रहा है, लगभग 50 लाख रुपए उसे साल का स्टाइपेंड मिलता है। तो वो अभी कोविड के कारण सारी यूनिवर्सिटी बंद है, तो वो बोकारो चला, इंडिया चला आया वापस 1 जुलाई को, और वो अप टू दिसंबर रहेगा, मैंने पूरे 6 महीने वो इंडिया में ही रहेगा। बिल्कुल। तो जैसा कि अनाउंस किया गया था कि मोर देन 240 डेज अगर कोई इंडिया में रहे, लेस देन 240 डेज इंडिया में रहेगा, तो उसे इंडिया के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा, जबकि वहाँ उसे TDS कट रहा है। वहाँ जो उसे पैसा मिल रहा है स्टाइपेंड का, वो उस पर TDS अमेरिका के नियम के अनुसार कट रहा है, और वो वहाँ टैक्स भी फाइल करेगा। तो आप जानना चाहते हैं कि यहाँ भी उनको देना पड़ेगा क्या टैक्स, ऐसा? जी जी जी। देखिए, सबसे पहले तो आपके जो बेटे हैं वो इंडिया में मेरे हिसाब से रेजिडेंट हो जाएंगे। अब होगा क्या, जब वो इंडिया में रेजिडेंट होंगे तो उनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी। अगर उनको वो जो स्टाइपेंड है वो US में भी मिल रहा है, इंडिया में नहीं मिल रहा डायरेक्टली, तो भी वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। अब आपको US में भी रिटर्न भरनी होगी, क्योंकि आपको स्टाइपेंड वहां मिल रहा है, तो आप वहां भी रिटर्न भरिए, यहाँ भी रिटर्न भरिए, लेकिन आपको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत कुछ रिलीफ मिल जाएगा। तो वो रिलीफ आप कैलकुलेट करिए, तो आपका यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि जो स्टाइपेंड मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, तो कुछ भी उसमें से आप अमाउंट निकाल ना दीजिएगा, कुछ डिडक्शन मत करिएगा, पूरा का पूरा उसको आप टैक्सेबल कर दीजिएगा। लेकिन अब DTA के तहत आप कुछ वहां पर रियायत भारत में जरूर ले सकते हैं। ये सारे मामले थे आपको इनकम टैक्स से जुड़े हुए। अब बारी है GST जुड़े सवालों का जवाब देने की।
जीएसटी को लेकर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, इससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि दरअसल पिछले कुछ सालों से फर्जी पते दिखाकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ढेरों मामले सामने आए हैं। ऐसे में सरकार को काफी नुकसान भी होता है, इसलिए सरकार ने एहतियात बरतते हुए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के मौजूदा नियमों में बदलाव किया है, जिसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए। गौरी, सबसे पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये बदलाव किस तरह का किया गया रजिस्ट्रेशन को लेकर के। देखिए लक्ष्मण, आज से पहले जीएसटी में कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अब ये कहा गया है, 21 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आई है और ये कहा गया है कि या तो आप आधार से उसको ऑथेंटिकेट करिए, अगर आप आधार से ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं तो हम आपके प्रेमिसेस की फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। अब देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन में दिक्कत क्या आएगी, जो वैट के टाइम पे भी आती थी या किसी भी प्रकार की जहां मैनुअल इंटरवेंशन होती है वहां पे दिक्कत आती है, वो है करप्शन की। तो दूसरी बात यह है कि आप उस टाइम उस पते पे हैं या नहीं है, जब ऑफिसर आ रहा है आप उनसे किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से मिलते हैं, वो 4 कमियां निकाल देते हैं, जो कमियां शायद हो या ना हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बहुत सारी दिक्कत आएगी अगर फिजिकल वेरिफिकेशन आपके प्रेमिसेस की होती है। तो मेरी राय ये है कि अपना आधार ऑथेंटिकेशन करके रखिए, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब मेक श्योर कि आपका जो आधार में मोबाइल और ईमेल आईडी सब अपडेटेड है, आपके नाम में कोई मिसमैच नहीं है, ऐसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका आधार वैलिडेशन जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो फेल नहीं होगा। लेकिन अगर फेल हो जाता है या आप ऑप्ट ही नहीं करते हैं तो आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन से रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपकी 3 दिन में हो जाती है। वहीं अगर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला है तो 21 दिन तक भी लग सकते हैं, तो ये समय काफी ज्यादा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, आधार ऑथेंटिकेशन करिए, फिजिकल वेरिफिकेशन को जितना हो सके अवॉइड करिए। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, जो जीएसटी जुड़े सवाल है। पंजाब के भटिंडा से आयुष गर्ग जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आयुष जी, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर मेरा सवाल था कि ना हमने एक अब कार चेंज करनी है, नई कार लेनी है हमने, तो उस पे जो हमको जीएसटी मिलेगा, फर्म के लिए जीएसटी लगेगा, उसकी हमें टैक्स के अंदर रिबेट मिल सकती है? देखिए होता क्या है, हम अगर सिर्फ जीएसटी की बात करें तो आप जो कार परचेज कर रहे हैं, चाहे आप उसको अपने बिजनेस के लिए यूज करेंगे तो आपको उस पर जीएसटी का जो इनपुट है वो नहीं मिलता। लेकिन अगर इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर आप इसको यूज ही कर रहे हैं ड्राइविंग स्कूल के तरीके से, या आप इसको यूज कर रहे हैं टैक्सी की तरह से या गुड्स ले जाने के लिए, यानी कि आपका बिजनेस ही यही है कि आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। मैं आसान भाषा में लेमन वर्ड्स में बोलूं तो जहां पे आपका जो गाड़ी है वो ही आपका बिजनेस है, वही आपका एसेट है, या गाड़ी खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, या गाड़ी ही आपका मेन एसेट है, उसी का आपका बिजनेस है, तो आप क्लेम कर पाएंगे। लेकिन आपका बिजनेस किसी और चीज का है, चाहे आप उस कार को अपने बिजनेस के लिए टोटली यूज कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें जीएसटी का इनपुट नहीं ले पाएंगे। तो बहुत ही थिन लाइन है यहाँ पे, जीएसटी का इनपुट कहाँ ले पाएंगे, कहीं कहाँ नहीं ले पाएंगे। व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लेते हैं तो आप नहीं ले पाएंगे, आपका बिजनेस किसी और चीज के लिए, आप सिर्फ कार उस बिजनेस में इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं तब भी आप नहीं ले पाएंगे। हाँ, अगर आपका कार का ही बिजनेस है, मान लिया कैब एग्रीगेटर हैं, आप खुद टैक्सी ड्राइवर हैं, उस टाइप से हैं, तो वहां पे अगर आप जीएसटी चुकाते हैं तो आपको जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, यानी आप उसका क्लेम कर सकते हैं। सही कह रहा हूं गौरी में? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला सवाल हमारे पास आया है ईमेल के जरिए हिमांशु नौटियाल जी का। दरअसल इन्होंने एक घर खरीदा है जिसके कंस्ट्रक्शन का काम साल 2022 में पूरा होगा, वहीं बिल्डर इसके लिए जीएसटी चुकाने के लिए बोल रहा है। हिमांशु जानना चाहते हैं क्या अचल संपत्ति पर जीएसटी लगता है? अचल संपत्ति मतलब ऐसे जो घर खरीदने वाली संपत्ति है, इस पर जीएसटी लगता है? मुझे लगता है जीएसटी तो लगता है, क्यों गौरी? देखिए यहाँ पे वही कंफ्यूजन है, 2 केसेस होते हैं। पहले तो हम जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको गुड्स और सर्विसेज नहीं मानते, वो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर हो जाता है। अब क्योंकि वो ना गुड्स है ना सर्विसेज है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, आपने बिल्कुल ठीक बोला। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि आपकी जो पेमेंट है, जो आपकी कंसिडरेशन है, वो पूरी की पूरी आपने तब चुकाई हो जब आपको इश्यूएंस जो सर्टिफिकेट है कंप्लीशन का वो मिल चुका हो। अगर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला और आपने कुछ थोड़ी सी भी पेमेंट चुका दी है तो वो अभी आपका सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, उस केस में आपके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। तो अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तब आपको जीएसटी चुकाना पड़ेगा, बिल्कुल साफ रहिए। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अगर आपने सोने पर भी जीएसटी भी मिल सकता है वापस, कैसे बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम ले रहे हैं जीएसटी जुड़े सवाल और उसका जवाब दे रही हैं हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट बनी हुई हैं गौरी चड्ढा। गौरी, एक सवाल हमारे पास आया है ईमेल के जरिए विनीत शर्मा जी का। इनके एक राज्य में दो अलग अलग बिजनेस है, यानी राज्य एक ही है, बिजनेस दो अलग अलग है। तो जानना चाहते हैं कि दोनों बिजनेस के लिए क्या इनको अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा? देखिए, अगर आपका सेम स्टेट में दो जगह पे बिजनेस है, दोनों अलग अलग बिजनेस हैं, तो आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक ही बिजनेस है और आपके पास दो जगहें हैं, तो आप उसमें एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कि जैसे आप कॉम्पोजिशन डीलर ना हो, या आप B2B सप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम रेगुलर सप्लाई मानेंगे, और ऐसी कुछ कंडीशंस उसमें होती हैं, तो उनका ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी जगह है, प्रेमिसेस है, वो अलग होनी चाहिए। अगर वो सेम है तो उसी जगह पे आप दो रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन मान लिया जाए ऐसे में कोई एक ही प्लेस पे दो अलग अलग तरह का बिजनेस कर रहा तो क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन दो अलग अलग करा सकता है कि नहीं? नहीं, फिर वो अगर पैन एक है तो एक पैन के अगेंस्ट वो एक ही रजिस्ट्रेशन ले पाएगा, वहां उस केस में दो नहीं ले पाएगा। दो नहीं ले पाएगा। अच्छा, इसमें एक और सवाल है कि मान लिया जाए दो बिजनेस है, एक बिजनेस में कंपोजिशन स्कीम के टर्नओवर से पार है तो वो कंपोजिशन डीलर नहीं कहलाएगा। मान लिया दूसरे बिजनेस में कंपोजिशन डीलर है, तब? नहीं, देखिए, अगर एक पैन के अगेंस्ट है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बिजनेस कॉम्पोजिशन में दिखा रहे हैं, दूसरा उसमें दिखा रहे हैं। अच्छा। ये पूरा जो जीएसटी है ये पैन बेस्ड है। अगर आप कॉम्पोजिशन में है तो आप कॉम्पोजिशन में है, नहीं है तो नहीं है। दोनों का फायदा आप नहीं ले सकते। दोनों का फायदा आप नहीं ले सकते। मुझे लगता है बहुत ही पेचीदा मामला है। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ हैं नागपुर से भूषण कटारिया जी, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूषण जी, क्या उलझन है आपकी? सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि रिसेंटली मैंने गोल्ड बार परचेस किया था पर्सनल नाम से, जिसके ऊपर मैंने 3% जीएसटी दिया था सर। अच्छा। सर, मैं अब वो चाहता हूँ कि वो गोल्ड बार को अगर जब मैं बेचूंगा तो सर क्या वो मुझे जीएसटी रिटर्न पे मिल पाएगी? सर प्लीज गाइड करें। देखिए, आप शायद ये कह रहे हैं कि आपने जिस ज्वेलर से खरीदा था आप उसी को वापस बेचना चाहते हैं। इसमें देखिए दो चीजें हैं। पहले तो आपने ज्वेलरी खरीदी अपने पर्सनल यूज के लिए, अब आपको वो ज्वेलरी पसंद नहीं आई या आपको पैसे की जरूरत है या किसी कारणवश आप उसको बेचना चाहते हैं, तो आप या तो अपने पुराने जिस ज्वेलर से खरीदा था उसके पास जाएंगे या आप किसी और ज्वेलर के पास जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल सेल मानी जाएगी, यानी कि आपने खरीद लिया और आपने उसको बेच दिया। लेकिन कुछ केसेस में अगर आप अपने जिस ज्वेलर से आपने खरीदा है उन्हीं के पास जाते हैं और कुछ ही दिनों में आप चले जाते हैं और आपके रिलेशंस भी उनसे अच्छे हैं, आपके फैमिली ज्वेलर हैं या ऐसा कुछ है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि इस इनवॉइस को ही वो एडजस्ट कर दें, यानी कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के जरिए इस इनवॉइस को वो लोग कैंसिल कर दें और आपको आपका अमाउंट वापस कर दें। इस केस में आपको जीएसटी वापस मिल जाएगा। लेकिन चांसेस कम है कि जो ज्वेलर है वो माने। अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं और आपका फैमिली ज्वेलर है तो शायद वो मान जाए, लेकिन अगर आप किसी और ज्वेलर के पास जाते हैं उसको बेचने, तो आपको जीएसटी वापस कभी भी नहीं मिलेगा। मैं ये ज्वेलरी की बात नहीं, गोल्ड बार की बात कर रहे थे, तो गोल्ड बार के सूरत में क्या हो? गोल्ड बार हमने लिया किसी एक्स ज्वेलर से और उस पर जीएसटी चुका दिया, बिल भी दे दिया। अगर किसी दूसरे ज्वेलर को, हाँ, दूसरे ज्वेलर को हम जा रहे हैं गोल्ड बार बेचने, और गोल्ड बार बेचने के बाद हम दिखाएंगे, देखिए रसीद बिल है हमारे पास जहां हमने जीएसटी चुकाया किसी दूसरे ज्वेलर के पास, आप हमें वापस कर दीजिए जीएसटी, तो क्या जीएसटी वापस करेगा वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा लक्ष्मण, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। गोल्ड बार ज्वेलरी, मेरा मतलब एक ही था, मैंने गलती से ज्वेलरी बोल दिया। लेकिन दूसरे ज्वेलर के पास जाते हैं, आप वापस करते हैं, वो एक नॉर्मल सेल मानी जाएगी। आपका जीएसटी वापस आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बहुत रेयर केस में अगर आप उसी ज्वेलर के पास जाते हैं जिसका आपके पास बिल है, वो उसको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के अगेंस्ट फिर भी एडजस्ट कर पाएगा, लेकिन और किसी केस में ऐसा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, वो भी उसका विवेकाधिकार है। आप कानूनन उसको इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं कि हमने जो जीएसटी चुकाया वो जीएसटी हम वापस कर ही दीजिए। लेकिन एक बात और गौरी, कि जो हम ज्वेलरी या फिर गोल्ड बार बेचने जा रहे हैं, क्या उस पर भी हमें जीएसटी चुकाना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, उस पे आपको कोई जीएसटी नहीं चुकाना पड़ेगा। उस पे कोई जीएसटी नहीं चुकाना पड़ेगा। चलिए, सभी सवालों का जवाब देने के लिए गौरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, चाहे जीएसटी जुड़ा हुआ हो या फिर इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार।